नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 16 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को हम देखेंगे। पहला तो है रविदासी आइडेंटिटी से संबंधित, दूसरा आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेट का इंटरवेंशन की भाई फ्रीडम जो है, रिलीजियस फ्रीडम, उसको कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर सकता है स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। और तीसरा आर्टिकल है लालू प्रसाद यादव के जो चारा घोटाले में कन्विक्शन हो रहे हैं, बैक टू बैक इनको सज़ा मिल रही है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो 3 आर्टिकल से देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल है रविदासिया से संबंधित। देखो, 15 जनवरी के भक्ति मूवमेंट के टाइम के एक पोइट रहे हैं जिनका नाम है गुरु रविदास। उनके आइडियाज़ को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली अभी बात करें तो फोकस है यहाँ पर पंजाब में, और इनके फॉलोअर्स मेनली है एससी कम्युनिटी के। तो उन लोगों को यहाँ पर फोकस में रखा जा रहा है। मुद्दा क्या है कि 16 फरवरी को देखा जाए तो आप देखोगे कि इन रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है। उसके ऑब्जर्वेंस में वाराणसी, जहाँ पर इनका जन्मस्थल माना जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये सेलिब्रेशन किया जाता है। तो अब की बार क्यों हाईलाइटेड है ये मुद्दा ज़्यादा रविदासिया से रिलेटेड? क्योंकि 14 फरवरी से चुनाव होने वाले थे बेसिकली पंजाब में, ठीक है, असेंबली इलेक्शन, जिनको पोस्टपोन किया गया, और पोस्टपोनमेंट किया गया फरवरी 20 तक। और ये किस वजह से? क्योंकि रविदास जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 16 फरवरी को आती है। तो ये जो रविदासीज हैं, जो रविदास जी के फॉलोवर हैं, इन लोगों को चुनाव वोट देने का पूरा राइट मिले, है ना। तो इसके लिए पोस्टपोनमेंट हुआ है। ये चीज़ अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दैट मीन्स पहले कभी सोचा भी नहीं गया था कि इस तरीके से रिलीजियस इशू को ध्यान में रखते हुए इलेक्शंस को पोस्टपोन तक किया जाएगा इंडिया में। बेसिकली ये इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलती है ना, ट्रेन नंबर 12,238 जम्मू तवी से वाराणसी, और ट्रेन का नाम क्या है? बेगमपुरा एक्सप्रेस। बेगमपुरा, जैसे कि बेगम, गम का मतलब जिसके दर्द ही नहीं है, ना कोई सौरो है, ना कोई सफरिंग है, बोले जिन लोगों को परेशानियां नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बेगम नाम हो गया। और इसी वजह से, या मतलब जो इस सिटी में चला जाता है उसको कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए नाम बेगमपुरा है, ठीक है। और इस बेगम का मतलब हो गया जिनके कोई सौरो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो वो जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं उनको दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में रविदास जी के फॉलोवर मेनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोअर कास्ट से। कारण, क्योंकि इनका जन्म, रविदास जी का जन्म भी लोअर कास्ट लेदर वर्कर फैमिली में हुआ था। इसका मतलब ये कॉबलर थे, ठीक है, मोची फैमिली में बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इनका जो ये पूरा जो ट्रेन है, इसमें देखो जलंधर बेस्ड एक डेरा सचखंड बालन ये बोला जाता है, या फिर रविदासिया डेरा भी बोला जाता है। डेरा का मतलब पूरा एक कॉन्ग्रीगेशन है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से लगभग 9,000 के लगभग डेराज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। पंजाब में 9,000 के लगभग डेराज हैं रविदासीज के, ठीक है। तो इनका जो पहले तो देखो सिखिज़म से एसोसिएशन था, पर इन्होंने फिर बाद में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसके बाद में सेपरेशन हो गया इनका रिलीजियसली। दैट मीन्स कि अब ये रविदासी अपने आप को अलग से एक धर्म की तरह बताते हैं, रविदासी धर्म, ठीक है। गुरु रविदास जी के फॉलोवर जो हैं वो वाराणसी की विजिट पे आते हैं, ठीक है। एक तरीके से पिलग्रिमेज हो गया इनका, ठीक है। तो इसमें 16 फरवरी के दिन इनको पहुंचना होता है, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी का इमरजेंस कैसे होता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि डेरा सचखंड या फिर डेरा बल्लन जो कि जलंधर में है, ठीक है, वो मेजर सेंटर है रविदासी आइडेंटिटी के लोगों के लिए, ठीक है। इसमें आप देखो बहुत से लोग हैं जो सिखिज़म को फॉलो करते हैं, उदासी या फिर हिंदू ट्रेडिशन के फॉलोअर्स हैं। पर वही चीज़ है कि यहाँ पर इन वैल्यूज़ को तो मानते हैं, तीनों अलग अलग सेक्ट्स की, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की, पर मेन जो यहाँ पर आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है ना रविदासीज़ के द्वारा, वो है बाणी ऑफ गुरु रविदास। मतलब गुरु रविदास के द्वारा दिए गए वचन, जो वचन बोले जाते हैं, उनको मेन वैल्यू में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब आप देखो जो अच्छा टाइम था ना रविदासीज़ का, तब बाबू मंगूराम उन्होंने एक अधर्मी मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। वो अधर्मी मूवमेंट का मतलब कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही है उनसे हट कर के अपनी खुद की सिस्टम तैयार कर लेनी, ठीक है। जिसमें मेन था कि एक तो मतलब एक अलग ही मूवमेंट बनाया, पर वो प्लूरलिस्टिक बनता रहा।
मतलब यहाँ पर ये है कि रविदासीज में कोई एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट नहीं करती है, एक कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पर रोल अपना प्ले करते हैं, ठीक है। और वाराणसी में जहाँ पर ये विजिट करने के लिए जो रविदासी जाते हैं, उस जगह का नाम है गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर, ठीक है। तो और एग्जैक्टली वाराणसी में वो जगह है सीर गोविंदपुर, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ा एक टेम्पल है या जो एक गैदरिंग होती है उसके लिए 1970 में ये लोकेशन को इनॉग्रेट किया गया था, 1970s के टाइम पे, ठीक है। डेरा सचखंड जो कि जालंधर में है, वो मेन सेंटर के तौर पे इमर्ज होकर के आया। यहाँ से ये रविदासी जो कि संत गुरु रविदास के फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से फिर बाद में अपनी एक कहते हैं ना कि अपनी यात्रा करके आते हैं कि हाँ जी हमने हमारे गुरु को ट्रिब्यूट पे किया, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो गुरु रविदास जी के बारे में आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है, ठीक है ना। और अभी ये रविदासी जो मूवमेंट है ये अपने आप में सेपरेट होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे एक इंसिडेंट है। 2009 में एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन थी, मतलब इकट्ठे हो रखे थे बहुत सारे सिख्स, कहाँ पे, वियना में, ऑस्ट्रिया में। तब वहाँ पर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन पे अटैक हुआ और उस अटैक के बाद में रविदासीज ने अपने आप को सिखिज़म से सेपरेट करते हुए बोल दिया कि हमारा रविदासिया करके एक अलग ही धर्म बन गया है और हम हमारे तरफ से सेपरेट ही हमारी इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इनका। तो ऐसे गुरु रविदास के फॉलोवर, रविदासिया रिलीजन के फॉलोवर हो गए 2010 से लेकर अभी तक, अगर देखा जाए तो अलग से रिलीजन बन गया, ठीक है। और इनके स्लोगन भी है, जो बोले सो निर्भई, सतगुरु रविदास महाराज की दैट मीन्स कि अगर जो फियरलेस है ना वो संत गुरु रविदास का डिसाइपल है, फॉलोवर है। इस तरीके की बातें बोली जा रही है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि एससी कम्युनिटी या फिर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी के, उनको अपलिफ्ट करने के लिए अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले और रविदास जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ट्रिब्यूट लगातार पे किया जाता है यहाँ पर जो भी फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। और एनआरआई डेवोटीज़ हैं वो भी आते हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। थोड़ा और जानना हो आपको तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो स्टेट के द्वारा जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ किया जाता है, जिसके बेसिस पे राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन पे लगाम लगाई जाती है। तो देखो अभी आपको पता है कर्नाटक हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है जिसमें गवर्नमेंट ने के द्वारा स्टूडेंट्स को ये मना कर दिया गया है कि वो हिजाब पहन करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटर नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया है। इस कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो ऑर्डर डिक्लेयर किए गए हैं उनको कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो मुद्दा जो अभी फंसा है, ट्यूसडे की जो हियरिंग थी उसमें एक मुद्दा आया कि जजेस जो हैं वो आर्ग्यूमेंट ले रहे थे कि क्या स्टेट है वो बैन को जस्टिफाई कर सकता है पब्लिक ऑर्डर के वायलेशन का नाम लेकर के। अब देखो पब्लिक ऑर्डर क्या है, यही अपने आप में इस पूरे आर्टिकल का की वर्ड है जिस पर हमें समझ लेनी है कि पब्लिक ऑर्डर का नाम लेकर के क्या स्टेट का मतलब हो गया सरकार, अपने हिसाब से क्या मतलब जो भी इस तरीके के ऑर्डर दे सकती है कि हाँ जी हिजाब आप पहन करके नहीं जा सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक दैट। तो पब्लिक ऑर्डर क्या है, तो हमारे यहाँ पर देखो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी हुई है ना, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें पब्लिक ऑर्डर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जिसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी इंडिविजुअल्स को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को बिल्कुल फ्रीडम के साथ में एक तरीके से फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। पर हाँ ध्यान रखना होगा कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ, दैट मीन्स पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर, मोरालिटी, इन तीन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दिया जाए। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकता है तब तक जब तक कि इन तीनों लिमिट्स को वो क्रॉस ना करे। यह आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। सेम चीज़ आप देखते हो आर्टिकल 19 में भी हमारे यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी हुई है। फंडामेंटल राइट जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर भी ये इस तरीके से लगाम लगाई हुई है। तो पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो नॉर्मली इसको इक्वेट किसके साथ किया जाता है कि पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, उसमें देखा जाता है कि पब्लिक पीस और सेफ्टी, मतलब जो जनता है
जनता जिसमें बहुत सारे लोग आ गए, उन लोगों की सेफ्टी और उन लोगों की शांति, ये देखी जाती है पब्लिक ऑर्डर में। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें आपको पता है सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है 3 लिस्ट में। लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट। तो लिस्ट 2 में एंट्री दी हुई है पब्लिक ऑर्डर के बारे में, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट्स हैं वो मेंटेन करेंगे। स्टेट्स का मतलब होगी राज्य सरकारें, है ना। यहां पर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब राज्य सरकारें आ गई है लिस्ट 2। दैट मीन्स राज्य की सरकारें जो हैं वो अपने हिसाब से कोई भी कानून बना करके पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेगी। अब तभी तो पुलिस भी तभी तो आ गई ना पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो वो आ जाता है स्टेट लिस्ट के अंडर में, 7th शेड्यूल में। अब देखो, हिजाब बैन को अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो क्या बातें चल रही हैं। देखो, फरवरी 5 को कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के अंडर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डर डिक्लेयर किए कि पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, या मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पर बोला गया था रिलीजियस एक्टिविटी नहीं, सॉरी, यहाँ पर हिजाब की बात की थी कि कोई भी स्टूडेंट हैंड स्कार्फ पहन करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटर नहीं होगा, कारण कि वो इंस्टीट्यूशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकता है। तो ये पब्लिक ऑर्डर का नाम लेकर के कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन दी है। और ये किस वजह से? क्योंकि 7th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट 2 है उसमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है। अब बात आ गई पेटिशनर की। भाई, पेटिशनर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि कर्नाटका की सरकार इस तरीके से कैसे दे सकती है स्टेटमेंट। तो पेटिशनर्स का ये कहना है कि हिजाब पहन करके कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक ऑर्डर का प्रोविज़न है वहाँ पर कोई इशू आता ही नहीं है। बोले, यहाँ पर कोई केस ही नहीं है कि कोई भी इस तरीके की हिजाब पहन करके कोई इंडिविजुअल जाए, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करे और उसकी वजह से कोई भी पब्लिक गैदरिंग को डेंजर पहुंचाइए। कोई डेंजर वेपन तो है नहीं कि किसी का मर्डर कर दिया जाएगा। तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये दिया जा रहा है। दूसरा ये कि सेकंड आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉलेज कमेटीज़ को कैसे डेलीगेट कर सकती है कि हाँ, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कॉलेज कमेटीज़ हैं वो अपने हिसाब से कोई भी एक्शन ले सकती है, जबकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का बोले ड्यूटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की है ना। तो यहाँ पर तो जो हिजाब ना पहनने का ऑर्डर सबसे पहले एक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, तो बोले ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप में वायलेशन हुआ कि नहीं। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स की है या स्टेट की है, वहां पर एक कॉलेज की कमेटी कैसे कर सकती है ये डिसीजन? ये दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पिटिशनर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं कि बोले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में इम्पोज किया गया है कि हिजाब पहनकर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटर नहीं हो सकते। अब बात आती है कि कर्नाटका की सरकार के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिए गए। तो जो एडवोकेट जनरल है, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, जबकि कन्नड़ में अगर कन्नड़, अब वहाँ पर तो सीधी सी बात है हिंदी या इंग्लिश तो हिंदी तो चलती नहीं है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी प्रेफरेंस की बजाय ज़्यादा प्रेफरेंस फोकस रखी जाती है कर्नाटका में कन्नड़ में। तो कन्नड़ में पब्लिक ऑर्डर को क्या ट्रांसलेट करके लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कन्नड़ ट्रांसलेशन है, जो कि वहाँ पर हाई कोर्ट में वहाँ पर जिसका इंटरप्रिटेशन लिया जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है सार्वजनिक सुव्यवस्था, ठीक है। तो बोला इस वर्ड को आप देखो कि सार्वजनिक सुव्यवस्था को देखने के लिए ये इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर और ये इंटरप्रिटेशन जो है पब्लिक ऑर्डर का इंग्लिश वर्जन और उसको फिर कन्नड़ा में जो ट्रांसलेट किया गया है उसमें कहीं ना कहीं एरर कर दी किसने? जो इंटरप्रिटर्स हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनके द्वारा, कि हम तो सार्वजनिक सुव्यवस्था की बात करते हैं कि भाई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सार्वजनिक पब्लिक प्लेस होती है। अब उस पब्लिक प्लेस पे क्या किस तरीके की एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, उसमें सुव्यवस्था बनाए रखनी है। ये बात यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में दी गई है। देखो, वैसे तो फाइनल डिसीजन तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आएगा, हम तो केवल जो हियरिंग्स चल रही है उनके बारे में समझ रहे हैं। अब देखो, बात ऐसी है, पब्लिक ऑर्डर के बारे में कोर्ट के क्या इंटरप्रिटेशन है। ये तो हमें पता है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का तरीका या मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की, या फिर हम इसको कंबाइंडली बोले तो द स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये, ना कि किसी कॉलेज की किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट? पहली चीज़। दूसरा, इसमें यह देखा जाता है पब्लिक ऑर्डर में कि आप कम्युनिटी एज अ होल, दैट मीन्स
कुछ इंडिविजुअल्स के राइट्स की बजाय आप सोचते हो कि ज़्यादातर लोगों का फायदा किस में है, ठीक है। तो इसके हिसाब से राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है 1965 का। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पब्लिक ऑर्डर में हम कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा देखते हैं, दैट मीन्स पब्लिक एट लार्ज, ना कि कुछ इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर कानून या लॉ की अगर बात करें तो उसमें मेन फोकस पब्लिक ऑर्डर पे देखा जाएगा कि अगर कोई कानून लाया जा रहा है उसमें कुछ लोगों को परेशानी है या बहुत सारे लोगों को परेशानी है। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। ज़्यादातर लोगों को परेशानी है तो बोला वो प्रॉब्लमेटिक है। एग्जैक्टली यूटिलिटेरियनिज्म का ये कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने कि जिसमें क्या बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे में देखो 3 वर्ड्स आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो इन 3 वर्ड्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनमें अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पब्लिक ऑर्डर है वो सेकंड सर्कल में आता है, दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर से थोड़ा सा नैरो इंटरप्रिटेशन लिया जाता है। और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट दैट मीन्स नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इस तरीके की अगर बात कर दे तो वहां पर आप बिल्कुल कन्फाइंड नैरो इंटरप्रीट करोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हम अगर पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ही पार्ट यहां पर बताया गया है। अगर हम राम मनोहर लोहिया जी के इस केस की अगर बात करें 1965 के, तो कर्नाटका केस में पेटिशनर्स ने क्या कहा है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की ब्रीच नहीं है, जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर का ही पार्ट है। समझ रहे हो? तो पब्लिक ऑर्डर का अगर वायलेशन हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर अम्ब्रेला टर्म है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली वायलेट हो गया, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आउटकम निकलता है। तो ये है मुद्दा सारा, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तो एकदम नैरो इंटरप्रिटेशन होगी, फिर उसमें क्या देखा जाता है, ज़्यादा आइडियाज़ ना देखते हुए ये देखा जाता है कि पूरे देश को कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है अगर ये चीज़ें अलाउ कर दी गई तो। पर अभी फिलहाल फोकस है पब्लिक ऑर्डर पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या आउटकम निकलता है जजेस का अपना आउटकम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, पब्लिक ऑर्डर वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9 बार लिखा हुआ है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हाथ लग गई है अपने, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनादर कन्विक्शन फॉर लालू यादव। देखो बात ऐसी है, सीबीआई कोर्ट ने रांची में फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी चीफ हैं, उनको 139.35 करोड़ के एक बहुत बड़े घोटाले में जेल में रखने की बात कर दी है। ये इसको फॉर्डर स्कैम केसेस में ही कंसिडर करो। टोटल केसेस की अगर बात करो तो 55 केसेस थे, उनको कंबाइन करके फिर बाद में थोड़ा कम कर दिया। 55 केसेस चल रहे हैं चारा घोटाले के, जिसमें क्या किया गया था, लालू प्रसाद यादव जिस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे 1996 में, तो उस टाइम पर बिहार यूनाइटेड था, मतलब झारखंड और बिहार यूनाइटेड था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि अपने जो साथ के लोग थे, आरजेडी की सरकार थी, उनके साथ मिलकर के फर्जी बिल बनवाए और सरकार के जो अकाउंट थे उनसे पैसा निकलवाया कि भाई चारे के लिए पैसा चाहिए, मेडिसिन लेकर के आनी है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट मीन्स कि एक तरीके से जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करनी है, रिप्रोडक्शन करना है एनिमल्स का, बोलो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। ऐसे फर्जी बिल बनवा करके और एक्सचेकर से पैसा निकाल लिया और उस पैसे का फिर मिसयूज़ किया या फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया। तो इन केसों को जब हाईलाइट में मतलब इन केसों का जब हाईलाइट हुआ तो पता पड़ा कि 55 ऐसे घोटाले किए, 55 केसेस ऐसे निकल के आए जहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने फिर इस तरीके के घपले किए। फिर आज 1996 से लेकर अभी तक 26 साल हो गए ना, तो 26 साल के पॉलिटिकल करियर में फॉर्डर स्कैम ने इस बंदे के करियर पे बहुत इम्पैक्ट डाला है। 1996 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे पहले तो इनको रिज़ाइन करना पड़ा था चीफ मिनिस्टर के तौर पे, पर फिर भी पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं हुआ इस बंदे का। अपनी वाइफ राबड़ी देवी को वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। फिर राबड़ी देवी दोबारा से चुनाव लड़ करके 2000 में वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनती हैं और फिर लालू प्रसाद यादव
अपना जो सैंक्शंस लगा था इनिशियल केसेस के बेसिस पे, जो रिजाइन दिया था, जो एलिगेशंस थे फॉर्डर स्कैम के, उनको थोड़ा सा डाउन होने के बाद में फिर यूनियन रेलवे मिनिस्टर बनते हैं 2004 में, यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट में। ठीक है, फिर लोकसभा मेंबरशिप लालू प्रसाद यादव की खत्म हो जाती है 2013 में, जब इनके खिलाफ में फर्स्ट कन्विक्शन, दैट मीन्स इनका जो घोटाले का जो एक्यूजिशन था ना, वो क्लियर हो गया कि हाँ वाकई में घोटाला किया था। तब से लेकर अभी बैक टू बैक इनके खिलाफ में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये घोटाला कितना था, टोटल 950 करोड़ का। अभी जो लेटेस्ट पांचवा जो कन्विक्शन आया है कितना का है, 139 करोड़ का। तो ये है पूरा मुद्दा, इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप एक और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी अपनी तरफ से पूरी एनालिसिस की है। तो पैक के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक तो आप पढ़ोगे पार्लियामेंट की पैक कमेटी है ना, और एक आप पढ़ोगे असेंबली के लिए भी। ठीक है ना, वैसे तो पार्लियामेंट वाली पढ़ लोगे तो असेंबली का आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये ज़्यादा घोटाले के बारे में बताया हुआ है, और बाकी माइन्यूट डिटेल है जो मुझे लगता नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर पढ़ लेना इसको एक बार, और जहाँ तक आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो पता कर लेना भाई इसके बारे में। मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ली, आगे चलते हैं। फिर अगर फ्रंट पेज पे देखें तो एक न्यूज़ तो ये है कि पुतिन के द्वारा एक सिग्नल दिया गया है कि थोड़ा बहुत जो टेंशन है यूक्रेन बॉर्डर पे रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो हल्का सा डाउन होने का स्कोप है। ठीक है, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन के जो बैंक्स हैं उनमें साइबर अटैक डिटेक्ट किया गया है, डाउट है रशिया पे। दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपने नेशनल्स, दैट मीन्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं, उनके लिए कह दिया कि भाई अनसर्टेनिटीज़ की सिचुएशन है तो वहाँ पर रुको मत और निकलो कैसे भी करके यूक्रेन से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी और तो ज़्यादातर इलेक्शन से रिलेटेड है, आगे देखते हैं और कुछ हो तो। फिर ये पेज नंबर 8 पे एक न्यूज़ है, 22,000 करोड़ रुपए का एक लोन फ्रॉड निकल के आया है, और अब इसमें इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। और किसके खिलाफ, एबीजी शिपयार्ड कंपनी के खिलाफ। देखते हैं इसमें क्या कारण है, पूरा डिटेल में जानते हैं। देखो, सीबीआई के द्वारा गुजरात बेस्ड एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को बुक किया गया है। दैट मीन्स वहाँ पर जब देखा गया कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया और उस लोन में गफले हैं, तो इस केस में अब वहाँ पर इस केस को अब एक तरीके से कहते हैं ना फ्रॉड पकड़ में आ गया। तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा मनी लॉन्ड्रिंग का, कि पैसा लिया गया लोन का और उस पैसे को कहीं और पहुंचा दिया गया, और फिर बाद में अब देखो लोन देने का काम बैंकों का होता है या जो भी इंटरमीडियरीज होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब इनमें पैसा कहाँ से आता है, हार्ड अर्नड मनी, लोगों के द्वारा बहुत मुश्किलों से कमाया हुआ पैसा, वो बैंकों में वो डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उनको इनके बदले थोड़ा इंटरेस्ट देता है, और फिर वो पैसा बैंक जो है वो लोन के तौर पे डिलीवर करता है बिजनेस हाउसेस को, और बिजनेस हाउसेस से अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट पे वो इंटरेस्ट रेट लेता है। इससे खुद की कुछ काम चलाता है, रही सही में ये जो डिपॉजिटर्स हैं उनको रीपे करता है। तो सवाल ये है कि लोगों की हार्ड अर्नड मनी लेकर के 22,000 करोड़ रुपए का ये घपला जो आ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि ये जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं, इनको बाहर भगने से रोका जाए सबसे पहली चीज़ तो, जिसमें एक तो है सीएमडी ऋषि अग्रवाल और उनके अलावा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो। ठीक है, और इसमें आप देखो सीबीआई ने ये बताया है कि लगभग 98 रिलेटेड कंपनीज, एबीजी ग्रुप की 98 कंपनीज हैं जो इस पूरे घपले में अब एक हाईलाइट हो रहा है कि इन्होंने सबने मिल करके अलग अलग कंपनीज ने पेपर, अलग अलग कंपनीज के नाम से पेपर बना करके लगभग 22,000 करोड़ का लोन उठाया है इन्होंने। ठीक है, अब जो केस होगा ना वो चलेगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंडर में। अब केस तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद में देखते हैं कब किसने क्या लोन लिया उसके बारे में बताया हुआ है। IL&FS जो कि बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म, ठीक है, उससे भी इन्होंने लोन लिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो फ्रॉड्स निकल के आते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन पेज पे हो रहेगा तो डिटेल हम जानेंगे। ठीक है ना, इसमें तो एकदम माइन्यूट डिटेल्स है, वो इतनी नहीं। देखो 28 मल्टीपल बैंक्स से यहाँ लोन लिया हुआ है इन लोगों के द्वारा। अब आप देखो कितना फर्जीवाड़ा होता है, और ऐसा तो चलो ये तो दिख गया
वही बात है कि जिस तरीके से आइसबर्ग होता है उसका जो टिप होती है वो 1% होती है, 10%, 90% तो पानी के नीचे डूबी हुई रहती है। अभी पता नहीं और कितने गफले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ है तो देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे ऐसे तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये है कि इंडिया ने लगभग 40,000 मेट्रिक टन फ्यूल भेजा है श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ पर ऑयल क्राइसिस चल रहे थे। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर कनाडा में कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी इम्पोज भी कर दी गई थी, ये बताया जा रहा है। इकोनॉमी पेज पे देखें तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। इकोनॉमी पेज पे भी बिल्कुल भी एक भी न्यूज़ इतनी बढ़िया नहीं है जिसको हमें डिस्कस करना हो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो 13-14 का बच रहा है ना, वो आपको संडे को मिल जाएगा कंबाइंड एक वीडियो में। ओके, थैंक यू।